Hello students, welcome to Quick Economics. Today we are starting with the theories of demand. Theory of demand में बेसिकली दो तरह की अप्रोचेस हैं. पहली अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच एंड सेकेंड वन इज़ द ऑर्डिनल अप्रोच. इन दोनों को समझने से पहले हम समझेंगे यूटिलिटी का कंसेप्ट कि यूटिलिटी होती क्या है. तो देखो, यूटिलिटी मतलब द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. मतलब किसी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद या किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है उसे इकोनॉमिक्स की टर्म में यूटिलिटी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमें प्यास लगती है तो पानी पीने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है उसे हम यूटिलिटी कहेंगे. अब इस यूटिलिटी को मेजर करने के लिए दो मेथड हैं या दो अप्रोचेज़ हैं. पहली अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच, दूसरी अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच. कार्डिनल का मतलब होता है कि जब हम यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं, मतलब कि यूटिल्स में काउंट होती है यूटिलिटी, जैसे 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स. यूटिलिटी कैन बी काउंटेड, पर ये रियल लाइफ में ये प्रैक्टिकल नहीं है. वी कांट काउंट द यूटिलिटी. कार्डिनल अप्रोच को हम मार्शलियन अप्रोच भी बोलते हैं. ये थी एल्फ्रेड मार्शल द्वारा, और जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो दी गई थी हिक्स द्वारा. इसीलिए कार्डिनल अप्रोच को हम मार्शलियन अप्रोच भी कहते हैं और ऑर्डिनल अप्रोच को हम हिक्सियन अप्रोच भी कहते हैं. अब देखो, कार्डिनल अप्रोच में होता क्या है. कार्डिनल अप्रोच में सबसे पहले तो आएंगे रैशनल कंज्यूमर. मतलब कि जो हमारा कंज्यूमर है वो समझदार है. He is maximizing his satisfaction. And second one is that utility can be measured. The third one is the marginal utility of money is constant. ये एक invalid assumption है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि marginal utility of money constant हो. For a middle class person, marginal utility of money बहुत ज़्यादा होती है as compared to a rich person. क्योंकि अगर देख, फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव 500 रुपीज़ और आपको कहीं और से 500 रुपीज़ मिल जाते हैं तो उससे आपकी सेटिस्फेक्शन कम तो होगी नहीं, ज़्यादा ही होगी. इसलिए ये एक इनवैलिड अजम्पशन है. सो द फोर्थ वन इज़ यूटिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट. मतलब कि जो कमोडिटीज़ हैं उनसे मिलने वाली यूटिलिटी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. मतलब कि एक यूटिलिटी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती. फॉर एग्ज़ाम्पल, टी से मिलने वाली यूटिलिटी कॉफ़ी पे डिपेंड नहीं करती. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू ड्रिंक वाटर एंड उसकी जगह आपको कोई चाय पीने को दे दे तो उससे तो आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी. इसलिए कहते हैं कि यूटिलिटीज़ आर इंडिपेंडेंट. और जो कार्डिनल अप्रोच है ये एक इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे बेस्ड है. मतलब कि एक ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर है. ये ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर पे बेस्ड क्यों है ये आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पता लगेगा, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी. जो ये कार्डिनल अप्रोच है इसे हिक्स द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि इन रियलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती. एंड वी कांट मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते. इन ऑर्डिनल अप्रोच हम पढ़ते हैं कि हम यूटिलिटी को सिर्फ रैंक कर सकते हैं. हम ये बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ से ज़्यादा यूटिलिटी मिली और दूसरी चीज़ से हमें कम यूटिलिटी मिली. जो ऑर्डिनल अप्रोच है इसे J.R. हिक्स द्वारा दिया गया था. It states that as the consumer consumes more and more of a commodity, the marginal utility derived on consuming each additional unit keeps on decreasing. मतलब जब कोई कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी के मोर एंड मोर यूनिट्स को जब कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्लाइन होने लगती है, वो डिमिनिशिंग होने लगती है.
अब देखिए मैं इसे अब एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कि हमारे पास ऑरेंजेस है, कि हम ऑरेंजेस खा रहे हैं। तो एक ऑरेंज खाने के बाद हमें 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। 2 खाने के बाद वो कम हो गई, वो 8 पे आ गई। 3 खाने के बाद वो 6 पे आ गई। 4 के बाद वो 4 पे ही आ गई, और 5 के बाद 2 पे, और 6 खाने पर वो 0 हो गई कि बस हम इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। लेकिन आपने ज़बरदस्ती खा लिए या आपको किसी ने खिला दिए, तो जो यूटिलिटी मिलेगी हमें वो माइनस में चली गई। मतलब अगर इस पॉइंट के नीचे चली जाए तो हमारी यूटिलिटी माइनस में चली जाती है, और यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वो 0 हो जाती है। आपको इसे याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होती है, ये कभी बढ़ती नहीं है। देखो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी नीचे गिर रही है, बस डिक्लाइन हो रही है। और जो टोटल यूटिलिटी होती है वो बढ़ती तो है, लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है। जैसे यहाँ पे 10 थी पहले, 18 हुई, 24, 28, 30 से फिर कम हो गई, फिर 28 पे हो गई। ये इंक्रीज़ तो हो रही है पर डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ हो। मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट था, इसे लिया था डैनियल ने। इसे आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाता है। पीछे वाले डायग्राम में आपने देखा था कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्लाइन हो रही है। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्लाइन ही होती है, वो कभी बढ़ती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है पहले तो इंक्रीज़ हो रही है, फिर उसके बाद वो एक टाइम पे मैक्सिमम हो जाती है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है उसके बाद टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लग जाती है। या इसके बाद देखो ये डिक्लाइन कर रही है यहाँ पे। जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे होती है, और जब हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लग जाती है तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो उस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम गॉसियंस का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा एक वन कमोडिटी केस है, क्योंकि इसमें हमने एक ही कमोडिटी को लिया था जो थी ऑरेंज। से ये था ना, यहाँ पे लिख दो ऑरेंज। कि हमने ऑरेंज के इतने कंज्यूम करे तो हमारी यूटिलिटी डिक्लाइन हुई और टोटल यूटिलिटी इतनी इंक्रीज़ हुई, फिर मैक्सिमम हुई और फिर उसने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया। आई एम होपिंग कि आपके पास नोटबुक और पेंसिल है। जो भी मैं बोल रही हूँ प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं दोबारा से बता रही हूँ कि जब हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है। देखो यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज़ हो रही है, तो उस टाइम हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है। और जब हमारी टोटल यूटिलिटी, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम देन आवर मार्जिनल यूटिलिटी इज़ 0, एंड व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, देखो यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है, देन आवर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। 0 के नीचे यहाँ पे नेगेटिव। अब गॉसियंस का सेकेंड लॉ देखिए, विच इज़ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम सेवरल कमोडिटी केस भी कहते हैं या 2 कमोडिटी केस भी कहते हैं। तो देखिए व्हेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड, कंज्यूमर tries to max his satisfaction with his given resources. He will allocate his resources on different unit of different commodities that in the last the marginal utility of each commodity is equalized. मतलब जो कंज्यूमर है वो अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह से स्पेंड करेगा डिफरेंट कमोडिटीज़ में
कि जो उनसे मिलने वाले, उन कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उन्हीं पैसों के इक्वल होगी। मतलब कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को उन गुड्स पे इस तरह से स्पेंड करेगा कि उनसे मिलने वाली यूटिलिटी उसे उतनी ही मिलेगी जितनी उसे उन पैसों से मिल रही है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में इक्विलिब्रियम तब होता है व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से मिलेगी और मार्जिनल यूटिलिटी जो वाई कमोडिटी से मिलेगी, PX एंड PY ये वही पैसे हैं जो हमने इन्हें खरीदने में खर्च करे हैं, जो इनका प्राइस था, एक्स का प्राइस और वाई का प्राइस, ये दोनों इक्वल होंगे जो हमने उस पर स्पेंड करे हैं। जो हमें मनी से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो मिलती थी उसके इक्वल ही होगी। इन दोनों कमोडिटीज से मिलने वाली जो हमें यूटिलिटी होगी वो हमारे मनी के इक्वल होगी। सो दिस इज़ द केस ऑफ टू कमोडिटीज। मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तभी होता है व्हेन दिस हैपेंस। और जो सिंगल कमोडिटी का केस था उसमें MUX इज इक्वल्स टू PX। मतलब जो हमें एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी होगी वो उसके प्राइस के इक्वल होगी, जो हमने पे किया है उसी के इक्वल हमें उससे यूटिलिटी मिलेगी। मैं आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताना भूल गई कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है व्हेन he has spent his limited income on different goods in such a way that he has no tendency to make any change in it। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो अपने पैसे को इस तरह से खर्च करेगा डिफरेंट गुड्स में कि उसके बाद उसका मन ही नहीं होगा कि वो उसको चेंज कर सके, क्योंकि अब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। जैसे कंज्यूमर ने एक्स पे स्पेंड करे पैसे और थोड़े पैसे वाई को खरीदने में स्पेंड करे, अब उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है जो उसने स्पेंड करे हैं उसके इक्वल मिल गई है। तो मतलब कि कंज्यूमर अब इक्विलिब्रियम में है। तो ये थी हमारी कार्डिनल अप्रोच जिसमें हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारा गॉसन का फर्स्ट लॉ, और उसे हम वन कमोडिटी केस भी कहते हैं। और सेकंड हमने पढ़ा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कार्डिनल अप्रोच थी मार्शल की, उसे हिग्स द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था। उनका मानना था कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल नहीं है रियल लाइफ में। हम सिर्फ यूटिलिटीज़ की रैंकिंग कर सकते हैं, वी कांट मेजर इट। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि रियलिटी में जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पुअर के लिए होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अ रिच पर्सन। And also that hypothesis of independent utility is wrong, because जैसे कार की यूटिलिटी पेट्रोल पे डिपेंड करती है, वैसे ही पेन की यूटिलिटी हमारी इंक पे डिपेंड करती है। और कार्डिनल यूटिलिटी में बताया गया था कि यूटिलिटीज़ इंडिपेंडेंट होती है, पर इन रियलिटी यूटिलिटीज़ इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं। करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच जो दिया था हिग्स ने। उनका मानना था कि हम यूटिलिटीज़ को मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको कंपेयर कर सकते हैं कि हमें पहली कमोडिटी से इतनी यूटिलिटी मिली, दूसरी से थोड़ी कम मिली और तीसरी से बहुत ही कम मिली। हिग्स ने एक कंसेप्ट दिया था डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसका फॉर्मूला ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज इक्वल्स टू marginal utility of x upon marginal utility of y. Marginal utility of x upon marginal utility of y is equals to change in y upon change in x.
जो डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, दिस इज़ द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कि एक्स के चेंज होने से वाई पे कितना चेंज आया। कंसेप्ट वीक ऑर्डरिंग पे बेस्ड है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है बिकॉज ऑफ द सेवरल ऑप्शंस। वीक ऑर्डरिंग समझाने से पहले मैं आपको इंडिफरेंस कर्व बता देती हूँ, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो देखिए, ऑर्डिनल अप्रोच की इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। अ कर्व शोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी। सो दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व, ये हमारी इंडिफरेंस कर्व है। तो इसमें जो ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। दैट कि अगर मान लो कि हमारे पास दो गुड्स हैं, एक बनाना है और दूसरा एप्पल है, तो मतलब कंज्यूमर अगर 1 यूनिट एप्पल का ले रहा है और 15 यूनिट्स बनाना के ले रहा है, तो वो उसको सेम लेवल की सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। और अगर वो बनाना के 9 यूनिट्स ले रहा है और एप्पल के 2 यूनिट्स ले रहा है, तो वो भी उससे सेम लेवल की सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। हर एक पॉइंट कंज्यूमर को सेम इक्वल लेवल की सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अब एग्ज़ाम्स में ये भी पूछ लेते हैं कि हमारी इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? चेंज इन वाई ऑन चेंज इन एक्स। लॉस को हम ऊपर लिखते हैं, चेंज इन वाई हमारा लॉस में है मतलब बनाना, एंड चेंज इन एक्स जो है गेन मतलब एप्पल। तो यहाँ कंज्यूमर कितने बनाना के यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है एप्पल का 1 यूनिट लेने के लिए। तो पहले कंज्यूमर के पास 15 यूनिट्स थे बनाना के और 1 यूनिट था एप्पल का। उसके बाद कंज्यूमर ने 5 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए, 1 एप्पल का यूनिट लेने के लिए। फिर उसके बाद कंज्यूमर ने 4 करे 4/1। फिर उसके बाद 3 करे 3/1। फिर उसके बाद 2 करे 2/1। मतलब कि 1 एप्पल का यूनिट लेने के लिए कंज्यूमर बनाना के कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सबसे पहले कंज्यूमर ने ज़्यादा करे, फिर कम करे, फिर उससे कम करे, फिर उससे भी कम उसने सेक्रीफाइस करे। इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्लाइनिंग, डिक्रीजिंग। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मतलब कंज्यूमर कम चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहा है 1 एप्पल का यूनिट लेने के लिए। सो द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्लाइनिंग, इसलिए हमारी इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। और हमारी इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन भी होती है, ये तो पता ही है। अब अजम्पशंस देखिए इंडिफरेंस कर्व की। इसकी पहली अजम्पशन है कि इसमें 2 कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे हमने डायग्राम में ली थी, एक बनाना और दूसरा एप्पल। और दूसरी इसकी अजम्पशन है रैशनल कंज्यूमर। थर्ड वन इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी, मतलब वी आर प्रेफरिंग वन कमोडिटी टू अनदर। फिफ्थ वन इज नॉन सैटिस्फैक्टी, मतलब कंज्यूमर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। सिक्स्थ वन इज ट्रांजिटिविटी। इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे जाके बताती हूँ अभी आपको। आगे देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो पहला है कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। जो 2 आईसीज होती हैं, मतलब 2 इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे 2 आईसीज, ये आईसी है तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता।
फोर्थ वन है हायर द इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर सेटिस्फैक्शन। ये पहली इंडिफरेंस कर्व है, ये दूसरी है, तो मतलब जो ये इस वाली के ऊपर की इंडिफरेंस कर्व है इससे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आगे है द कॉन्वेक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जो ये आईसी की कर्व है ये हमें बताती है डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो हम बनाना को सेक्रीफाइस कर रहे हैं एप्पल का 1 यूनिट लेने के लिए। बिकॉज जो बनाना एंड एप्पल हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एक तरह के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। मतलब कि हम एप्पल का 1 यूनिट लेने के लिए बनाना के 1 यूनिट सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। हमने पहले बनाना के 5 यूनिट सेक्रीफाइस करे, फिर 4 करें, फिर 3 करें। मतलब कि हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है सिर्फ एप्पल का एक यूनिट लेने के लिए, समझे। फिर एक अजम्पशन है दैट आईसी डज टच द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेवंथ assumption is indifference map IC curves are not always parallel। मतलब कि जो इंडिफरेंस कर्व है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा पैरेलल ही हो। IC स्ट्रेट भी हो सकती है, IC L शेप्ड भी हो सकती है, और IC कॉनकेव भी हो सकती है। अब देखो, इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन कब होती है? जब हमारे गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के। तो जब मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है तब हमारी इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब कि जो गुड्स हैं, मतलब बनाना एंड एप्पल आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जिसमें हम बनाना का 1 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं एप्पल का 1 यूनिट लेने के लिए। इसे प्लीज़ याद रखना कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसमें कांस्टेंट होता है। कई बार लोग इसे 1 लिख देते हैं कि इसमें आईसी जब स्ट्रेट होती है तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होता है। 1 नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि 1 यूनिट ही सेक्रीफाइस हो रहा है दूसरी कमोडिटी का 1 यूनिट लेने के लिए, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होती है। इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होती है इसमें। और दूसरा है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। हमारे इंडिफरेंस कर्व एल शेप तब होती है जब हमारे गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं एक दूसरे के। जैसे कार एंड पेट्रोल हो गए, पेन एंड इंक हो गई, ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इसमें मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा 0 होता है, मतलब हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने सिर्फ पेन ले लिया और इंक ली ही नहीं, और इंक ले ली और पेन नहीं ले लिया। हम इन दोनों को लेना पड़ेगा ना, पेन एंड इंक दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, इसलिए हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसमें हम चाहे बनाना ले लें या एप्पल ले लें, हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें। अब देखिए वीक ऑर्डरिंग और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का कंसेप्ट क्या होता है। तो जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो हमारी वीक ऑर्डरिंग पे बेस्ड है, और जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे बेस्ड है। जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है उसे सैमुअल्सन ने दिया था 1939 में। आप इनकी डेट्स, अब इस डेट को याद रखना और ये भी याद रखना कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को दिया किसने था, सैमुअल्सन ने दिया था। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व में एक कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट आता है और ट्रांजिटिविटी का आता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम रिवील्ड प्रेफरेंस में भी आते हैं। तो पहले इंडिफरेंस कर्व का देखते हैं कि वीक ऑर्डरिंग पे बेस्ड क्यों है। क्योंकि इसमें जो कंज्यूमर होता है, अगर कंज्यूमर के पास 2 गुड्स हैं A एंड B,
तो वो उन दोनों में इंडिफरेंट रहेगा, चाहे वो उसे किसी भी सिचुएशन में मिल जाए, वो उन दोनों के बीच में इंडिफरेंट ही रहेगा। मतलब कि उसे चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, वो सेटिस्फाइड है उसमें। लेकिन जो रिवील्ड प्रेफरेंस में होगा कि अगर कंज्यूमर को किसी भी सिचुएशन में ए एंड बी की कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, तो उन सभी सिचुएशन में ए को ही प्रेफर करेगा बी से, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे बेस्ड है। इसे मैं तारक मेहता के एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो डॉक्टर हाथी होते हैं, उन्हें चाहे कुछ भी दे दो खाने को, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जो जेठालाल है, उसे क्या चाहिए होता है? जलेबी और फाफड़ा चाहिए होता है। तो मतलब इसे ऐसे कर दो, इसे जेठालाल से याद रखो, इसे डॉक्टर हाथी के से याद रखो। जेठालाल की पता है हमें प्रेफरेंस, उसे क्या पसंद है? जलेबी और फाफड़ा। इसे याद रखो, रिवील्ड प्रेफरेंस की उसकी प्रेफरेंस हमें पहले ही रिवील्ड है, ऑलरेडी रिवील्ड है। और जो डॉक्टर हाथी हैं, उन्हें चाहे कुछ भी दे दो खाने को, वो इंडिफरेंट ही रहेंगे। दो कॉम्बिनेशन के बीच में वो हमेशा इंडिफरेंट रहेंगे। और जो जेठालाल है, वो हमेशा जलेबी फाफड़ा को ही प्रेफर करेगा दूसरे कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में। और जो ट्रांजिटिविटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो कंज्यूमर की वो जो ट्रांजिटिविटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस हैं, उनमें ट्रांजिटिविटी होती है। जैसे कि अगर एक सिचुएशन में कंज्यूमर ए और बी के बीच में इंडिफरेंट है, हम वीक ऑर्डरिंग की बात कर रहे हैं इसमें। अगर कंज्यूमर ए और बी के बीच में इंडिफरेंट है और बी और सी के बीच में भी इंडिफरेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो ए और सी के बीच में भी इंडिफरेंट ही होगा। वेयर एज इन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, इसमें कंज्यूमर अगर ए और बी में से ए को प्रेफर कर रहा है और बी और सी में से बी को प्रेफर कर रहा है, इसका मतलब कि वो ए को प्रेफर करेगा सी से। इसे हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं। और कंसिस्टेंसी मतलब कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में मतलब कि वो ए के लिए कंसिस्टेंट है, और वीक ऑर्डरिंग में मतलब कि वो ए और बी के बीच में इंडिफरेंट रहेगा हर सिचुएशन में, उसके लिए वो कंसिस्टेंट है। अब समझिए कि बजट लाइन होता क्या है। द बंडल ऑफ गुड्स दैट कैन बी बॉट इफ द एंटायर बजट स्पेंड ऑन दोज गुड्स एट गिवन प्राइसेस। मतलब कि जब कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम को दो गुड्स पे स्पेंड करता है, तो उसे हम बजट लाइन कहते हैं। बजट लाइन ऐसे बनती है, दिस इज़ आर, ये है हमारी बजट लाइन। जो स्लोप होती है बजट लाइन की, इसे हम लिखते हैं px/py। मतलब कि जो इसका ये जो x का प्राइस और ये y का प्राइस, px/py। मैथमेटिकल टर्म में या न्यूमेरिकल टर्म में हम इसे ऐसे लिखते हैं, px qx + py qy इज इक्वल्स टू इनकम। मतलब कि जो क्वांटिटी हमने x गुड की खरीदी और जो क्वांटिटी y गुड की खरीदी इज इक्वल्स टू द मनी इनकम जो हमने स्पेंड करी है इन दोनों गुड्स के ऊपर। और देखिए चेंज कब होता है बजट लाइन में, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी बजट लाइन वो शिफ्ट करती है। पहले बजट लाइन हमारी ये थी, जब हमारी इनकम बढ़ गई तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट होके ऊपर को चली गई, लेफ़्ट टू राइट। एंड व्हेन हमारी इनकम डिक्रीज़ हो गई, कम हो गई, तो हमारी बजट लाइन पहले ये थी, वो डिक्रीज़ होके पीछे चली गई, मतलब राइट टू लेफ़्ट। और हमारी बजट लाइन रोटेट कब करती है, जब किसी एक कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है। मान लो कि एक्स का प्राइस कम हो गया, तो हम उसके गुड्स ज़्यादा खरीदेंगे, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे। एक्स का प्राइस कम हो गया, तो ये हमारी पहली बजट लाइन ये थी, तो ये रोटेट होके हम इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा परचेज़ करेंगे। अब मान लो कि एक्स का प्राइस ज़्यादा हो गया, तो पहले बजट लाइन ये थी, तो अब हम उसके यूनिट्स को कम खरीदेंगे, तो बजट लाइन हमारी पीछे को शिफ्ट रोटेट हो गई।
अब जब वाई के प्राइसेस हाई या लो हो गए तो पहली बजट लाइन ये थी हमारी, जब उसके प्राइसेस कम हुए तो हमने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी, जब उसके प्राइसेस हाई हो गए तो उसकी क्वांटिटी कम कर दी हमने। अब देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है। तो इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है कि जब बजट लाइन ए बी, दिस इज द बजट लाइन ए बी एंड इंडिफरेंस कर्व, ये होगी हमारी आईसी इंडिफरेंस कर्व, एक दूसरे को टच करते हैं। मतलब जब इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होती है हमारी बजट लाइन की, इस पॉइंट पे जो होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। तो हमने पढ़ा था ना, इंडिफरेंस कर्व को हम मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं और बजट लाइन के स्लोप को क्या कहते हैं हम, px अपॉन py। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x and y is equals to px upon py. This is our first order condition of consumer equilibrium. और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इसकी ये है कि जो IC है वो टेंजेंट होनी चाहिए और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होनी चाहिए। अब देखिए प्राइस इफेक्ट क्या होता है। प्राइस इफेक्ट में जब कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से हमारी डिमांड में चेंज आता है, उसे प्राइस इफेक्ट कहते हैं। अब प्राइस इफेक्ट को हम PCC के थ्रू समझेंगे, प्राइस कंजप्शन कर्व के थ्रू। दैट द PCC depicts the optimal choice of the consumer as the price of one good changes, that is, it joins the equilibrium points of the consumer at different prices of a good, other things remaining the same, it indicates price effect। मतलब जब प्राइस के चेंज होने से जो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं वो भी चेंज होते हैं। जैसे मान लो कि ये है दैट ये है हमारी प्राइस लाइन और ये है एक्स कमोडिटी और ये है वाई कमोडिटी। जब वाई के प्राइस में चेंज आया, मतलब वाई का प्राइस हो गया कम, तो हमारी प्राइस लाइन क्या होगी, वो रोटेट होगी। तो मतलब हम एक्स की कमोडिटी ज़्यादा खरीदेंगे। इससे पहले जो कंज्यूमर था वो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे था। जैसा कि हम पढ़ते ही हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहाँ होता है, जब हमारी आईसी जो होती है वो बजट लाइन के टेंजेंट होती है और यहाँ पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है। और जब एक्स का प्राइस कम हो गया तो अब कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेगा। जैसे पहले प्राइस इतना था, तो मान लो पहले प्राइस इतना था, अब इतना आ गया, तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। तो अब कंज्यूमर यहाँ आ गया, ये E2 बन गया। अब फिर से एक्स का प्राइस गिर गया, तो फिर से कम हो गया, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अब ज़्यादा परचेज़ करेगा उसको। तो फिर से हमारी प्राइस लाइन क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी। अब प्राइस पहले यहाँ था, अब यहाँ तक पहुँच गया, तो कंज्यूमर इस जगह पे इक्विलिब्रियम पे होगा। ये हो गया हमारा E3। अब जब इन पॉइंट्स को जब हम जॉइन करेंगे या फिर यहाँ से एक कर्व ड्रॉ करेंगे, उसे बोलेंगे PCC, प्राइस कंजप्शन कर्व। मतलब जब प्राइस के चेंज होने से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी चेंज होते हैं, और जब हम पॉइंट्स को जॉइन करते हैं एक कर्व के थ्रू, उस कर्व को हम कहते हैं प्राइस कंजप्शन कर्व। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस है और यहाँ पे जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। अभी मैंने इलास्टिसिटी का कंसेप्ट करवाया नहीं है, और जब करवाऊँगी तो प्लीज़ आप इसे दोबारा से देख लेना। इसमें PPC हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, सॉरी PCC नॉट PPC, PCC हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अब अगला केस है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। इसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिन्हें हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते।
तो मतलब हम यहाँ पे पेन ले लेते हैं, यहाँ पे पेन, और यहाँ पे आगे हमारी इंक। तो मान लो कि इंक के प्राइसेस हो गए कम, तो हमने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ख़रीदनी स्टार्ट कर दी, तो ज़्यादा ख़रीदनी स्टार्ट कर दी इंक की। तो पहले थी ये थी हमारी प्राइस लाइन, फिर PL2 होगी, फिर कंज्यूमर यहाँ पे आ गया इक्विलिब्रियम पे, और PL3 होगी तो कंज्यूमर भी यहाँ आ गया इक्विलिब्रियम पे, और PL4 हो गई तो कंज्यूमर यहाँ आ गया इक्विलिब्रियम पे। ये IC1, IC2, IC3 एंड IC4। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है, जैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होती थी, यहाँ पे क्या था, हम गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब कि हम एप्पल की जगह बनाना ले सकते हैं। तो इसीलिए तो एक गुड्स की तरफ ही हमारी कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जो PCC होगी वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, क्योंकि इसमें चाहे इंक का प्राइस कम हो जाए लेकिन हम पेन को भी लेंगे और इंक को भी लेंगे, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इसीलिए हमारी PCC जो होगी वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी। अगर इंक का प्राइस कम भी हो जाएगा तो इंक की क्वांटिटी तो बढ़ेगी ही, लेकिन पेन की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि इंक को अकेले लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए हमें पेन भी ख़रीदना ही पड़ेगा। देखो जैसे PX का प्राइस हो गया, नीचे गिर गया, तो QX की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ गई, और QI की भी क्वांटिटी बढ़ गई। इसमें यहाँ हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। देखिए PCC जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि हम इन दोनों को बाय कर रहे हैं। इसमें एक ही क्वांटिटी को हम परचेज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम दोनों को परचेज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारी PCC वो अपवर्ड स्लोपिंग है। और अगला है गिवन गुड्स का केस है। अगला गिवन गुड्स तो पता ही है होते क्या होते हैं, एक तरह के इन्फीरियर गुड्स होते हैं ये। अगर इनका प्राइस कम हो जाता है तो इनकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है, अगर इनका प्राइस बढ़ जाता है तो इनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो जो गिवन गुड्स में PCC होती है वो हमारी बैकवर्ड स्लोपिंग होती है, इस तरह की होती है, इस तरह की होती है। देखिए पहले जो प्राइस लाइन थी हमारी ये थी PL1। जब X का प्राइस हो गया, जब X का प्राइस कम हो गया तो हमारी बजट लाइन इस तरफ को रोटेट होगी, और कम हो गया तो इस तरफ को रोटेट होगी। देखिए पहले कंज्यूमर इस पॉइंट पे था इक्विलिब्रियम पे IC1, और जब फिर से कम हो गया तो कंज्यूमर ने क्या करी, उसकी डिमांड कम कर दी। गिवन गुड्स में क्या होता है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी भी कम होती है। नॉर्मल गुड में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन गिवन गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो इसमें X का प्राइस कम हुआ तो इसकी डिमांड भी कम हो गई। पहले डिमांड इतनी थी, इसकी डिमांड फिर कम होगी, लेफ्ट को होगी, और X का प्राइस जब दोबारा से कम हो गया तो इसकी डिमांड और ज़्यादा कम होगी, यहाँ पे आ गई। कंज्यूमर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है, और जब हम इन पॉइंट्स को एक कर्व के थ्रू जॉइन करते हैं तो यहाँ पे आ गई हमारी PCC, प्राइस कंजप्शन कर्व। अब देखिए इनकम कंजप्शन कर्व क्या होता है। इससे पहले मैं बताती हूँ इनकम इफेक्ट क्या होता है। जब हमारी इनकम में चेंज आने से हमारी डिमांड पे चेंजेस होते हैं, उसे कहते हैं इनकम इफेक्ट। ICC is the locus of equilibrium points at various level of consumers' income. ICC traces out the income effect on the quantity consumed of the goods. तो देखिए ये हमारा नॉर्मल गुड का केस है, मतलब पहले हमारी बजट लाइन ये थी, हमारी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने से क्या होता है, हमारी बजट लाइन शिफ्ट करती है, और प्राइजेस के चेंज होने से क्या होता है, हमारी बजट लाइन रोटेट करती है। लेकिन यहाँ पे हमारी इनकम बढ़ी है तो हमारी प्राइस लाइन क्या करेगी, वो शिफ्ट कर रही है। पहले कंज्यूमर
इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे था, जब इनकम बढ़ी तो कंज्यूमर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आ गया, और जब तीसरी बार फिर से इनकम बढ़ी तो कंज्यूमर IC3 पे आ गया, जब चौथी बार बढ़ी तो कंज्यूमर IC4 पे आ गया, और जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारी ICC कर्व आ जाती है, मतलब इनकम कंजप्शन कर्व। इनकम कंजप्शन कर्व हमें बताती है जो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में चेंजेस होते हैं ड्यू टू चेंज इन हिज इनकम। अब देखिए ये इन्फीरियर गुड्स का केस है, इसमें X हमारा इन्फीरियर गुड है, तो क्या होगा, पहले हमारी प्राइस लाइन ये थी और कंज्यूमर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे था, हमारी इनकम बढ़ गई, तो जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम घटिया गुड्स खरीदते हैं या नहीं खरीदते, हम नहीं खरीदते, तो उसकी डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन थोड़ा सा ही परचेज़ करेंगे हम इन्फीरियर गुड्स को अभी। फिर तीसरी बार फिर से अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो कंज्यूमर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, और जो डिमांड होगी X के लिए, X बीइंग अ इन्फीरियर गुड, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। पहले यहाँ पे थी डिमांड, अब देखो अब यहाँ पे आ गई, तो वो कम हो गई, यहाँ पे पहुँच गई। अब कंज्यूमर की इनकम फिर से बढ़ गई, IC4 पे आ गया कंज्यूमर, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड और कम होगी, डिमांड यहाँ पे पहुँच गई, ये और कम हो गई, फिर से इनकम बढ़ी, डिमांड और ज़्यादा कम होगी, यहाँ पे पहुँच गई। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारी ICC कर्व आ जाती है। ये कैसी होती है, बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है हमारी, स्लोप्स बैकवर्ड अपवर्ड टू द लेफ्ट, मतलब कि यहाँ से ये लेफ्ट की तरफ को रोटेट होती है, ऐसे बनती है हमारी, जब X हमारा इन्फीरियर गुड होता है तब X Y की तरफ को ये बैंड होती है। अब देखिए जब Y हमारा इन्फीरियर गुड्स होता है, पहले हमारी प्राइस लाइन ये थी, कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे था, फिर प्राइस लाइन, और जब हमारी इनकम बढ़ गई तो कंज्यूमर यहाँ पे आ गया, Q2 पे, IC2 पे इक्विलिब्रियम पे आ गया। इसमें Y जो है हमारा वो इन्फीरियर गुड है, इनकम दोबारा बढ़ गई, इस पॉइंट पे आ गया, दोबारा बढ़ गई तो इस पॉइंट पे आ गया, तो देखो हमारी जो Y के लिए डिमांड है वो कम होती जा रही है। पहले डिमांड यहाँ पे थी, फिर यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, तो Y के लिए डिमांड क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है। Q5 पे देखो डिमांड कहाँ पे पहुँच गई, कितनी कम हो गई इसके लिए डिमांड। तो इस केस में भी हमारी ICC जो होती है वो भी बैकवर्ड स्लोपिंग होती है, बैकवर्ड बेंडिंग होती है, वो X की तरफ को बेंड हुई होती है। इस तरह से कर्व बनती है जब हमारा Y इन्फीरियर होता है, इस तरह से, जैसे पहले डिमांड यहाँ पे थी, फिर कम होती गई और कम यहाँ पे पहुँच गई। पहले डिमांड ये थी, फिर यहाँ तक आ गई X की डिमांड, Y की डिमांड। अब देखिए इनकम कंजप्शन कर्व एंड एंजल कर्व। एंजल कर्व जो थी उसे दिया था, और नेट एंजल ने दिया था 1821 से लेकर 1896 के बीच में। तो जो एंजल कर्व होती है, एंजल कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल्स ऑफ इनकम एंड क्वांटिटी परचेज ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज, प्राइस एंड अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। इसमें प्राइस जो होता है कांस्टेंट होता है, और अदर थिंग्स भी। अदर थिंग्स में क्या होता है हमारा, टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इनकम इसमें कांस्टेंट नहीं होती, इसमें इनकम में चेंज आने से इसमें इनकम चेंज नहीं होती। इसमें बताते हैं कि इनकम के चेंज आने से हमारी डिमांड में क्या चेंज आया। इसमें देखिए नेसेसिटीज़ का केस है। इसमें अगर मान लो कि मेरी इनकम बढ़ रही है, 300 से 400 होगी, 400 से 500 होगी, तो मैं क्या करूँगी, नेसेसिटीज़ की डिमांड करूँगी, पर उतनी डिमांड नहीं करूँगी जितना चेंज मेरे इनकम में आ रहा है। इसमें जो
एंजल कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, मतलब हमारी डिमांड तो बढ़ रही है नॉर्मल गुड्स के लिए, ये कन्वेक्स होती है, ऐसी होती है ये, ऐसी, और पॉजिटिवली स्लोपिंग होती है और इंक्रीजिंग होती है। अब दूसरा केस है लग्जरी का, एंजल कर्व पे लग्जरी। तो इसमें देखिए मेरी इनकम बढ़ रही है और मेरी डिमांड लग्जरी के लिए ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब जितना चेंज मेरा इनकम में आ रहा है उतना ही चेंज मेरा लग्जरी की डिमांड में आ रहा है। तो इसकी डिमांड का, इसकी एंजल कर्व जो होती है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ये कॉनकेव होती है एंड डेक्लाइनिंग होती है, या तो आप इसे कह लो कि अपवर्ड स्लोपिंग होती है, डेक्लाइनिंग रहने दो, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। इसमें लग्जरी की डिमांड बढ़ती है, जैसे नेसेसिटीज़ में होता था कि हमारी इनकम में चेंज आता है पर हम उनकी डिमांड इतनी नहीं करते जितने हमारी इनकम में चेंज आ रहा है, लेकिन इसमें जितना हमारे इनकम में चेंज आ रहा है उतनी ही हम लग्जरी की डिमांड भी कर रहे हैं। और तीसरा केस है इन्फीरियर गुड्स का, जब इनकम बढ़ती है तो हम इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम करते हैं। तो देखो पहले हमारी इनकम 300 थी तो हम इतनी क्वांटिटी ख़रीदते थे, ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदते थे, लेकिन जब 400 हुई तो हमने कम कर दी वो, और जब 500 हुई तो और भी कम कर दी। देखो 500 पे हमारी क्वांटिटी क्या होगी, कितनी कम हो गई। तो इसमें जो होती है एंजल कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं होती, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर मैंने ऐसे ड्रॉ करा, पर आप इसे ऐसे ही ड्रॉ करिए, इसे कॉन्वेक्स शेप में ड्रॉ करना। और ये नेगेटिवली स्लोपिंग होती है क्योंकि इसमें डिमांड कम हो रही है। अब देखिए ये जो रिलेशंस हैं कि कौन से गुड में कौन सा प्राइस इफेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो प्लीज़ आप इनको याद रखना। अब देखिए नॉर्मल गुड के केस में जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि जब नॉर्मल गुड के केस में अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इनकम इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो हमारी नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड कम होगी। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी इसमें नेगेटिव ही होता है, क्योंकि अगर जैसे टी का प्राइस बढ़ गया तो हमारी कॉफ़ी के लिए डिमांड कम हो जाएगी, और अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो हमारी टी के लिए डिमांड कम हो जाएगी। तो किसी न किसी की डिमांड कम हो रही है, किसी के प्राइस घटने या बढ़ने से, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है नेगेटिव होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हर केस में, चाहे वो इन्फीरियर गुड हो, नॉर्मल गुड हो या गिवन गुड हो, सब में ये नेगेटिव ही होता है। और इन्फीरियर गुड के केस में जो हमारा प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसमें भी जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। और इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम करेंगे, हम घटिया से नॉर्मल गुड्स की तरफ जाएंगे, इसलिए इनकम इफेक्ट होता है इसमें नेगेटिव इन्फीरियर गुड्स के केस में। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नेगेटिव ही रहता है। और इन्फीरियर गुड्स के केस में जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है इनकम इफेक्ट से, क्योंकि इसमें जब इन्फीरियर गुड्स में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन गिवन गुड्स में हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है और पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें जब प्राइस बढ़ता है तो गिवन गुड्स के लिए डिमांड भी बढ़ती है, और प्राइस जब घटता है तो गिवन गुड्स के लिए डिमांड भी घटती है। और इसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तो हमारी गिवन गुड्स के लिए डिमांड तो कम होगी ही, क्योंकि घटिया से हम नॉर्मल गुड्स की तरफ को जाएंगे। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ नेगेटिव। अब देखिए कंपनसेटेड डिमांड कर्व क्या होती है। कंपनसेटेड डिमांड कर्व में हम जब
एक्स का प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है उससे हमारी रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन जब हम कंज्यूमर से उसकी रियल इनकम को वापस से छीन लेते हैं तब कंज्यूमर अपने यूटिलिटी के इनिशियल लेवल पर फिर से आ जाता है। इसमें हमारी रियल इनकम हम कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। कंपनसेटेड डिमांड कर्व को हिक्स और स्लस्की ने अपने अपने मेथड से एक्सप्लेन किया है। हिक्स ने कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम का कॉन्सेप्ट दिया है और जो स्लस्की हैं उन्होंने कॉस्ट डिफरेंस मेथड से इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कंपनसेटेड डिमांड कर्व है। तो इन कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम we adjust the income of the consumer so as to offset the change in satisfaction and bring the consumer back to his original IC, that is his initial level of satisfaction, which was obtaining before the change in price occurred। मतलब जब प्राइस कम हो जाता है एक्स का तो कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, और जब कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तब हम उससे उसकी रियल इनकम को वापस से छीन लेते हैं और उसे उसके इनिशियल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे दोबारा से पहुंचा देते हैं। अब मैं इसे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। अब ये डायग्राम देखिए, PL1 जो है हमारी प्राइस लाइन है। एट Q पॉइंट कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पे है। ये IC1 है हमारी, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। और जब x का जो हो गया प्राइस कम हो गया, अब देखिए x का प्राइस कम हो गया तो हमारी प्राइस लाइन रोटेट कर जाएगी। पहले प्राइस लाइन ये थी PL1, फिर हमारी प्राइस लाइन बन गई PL2 और कंज्यूमर आ गया इस पॉइंट पे एट IC2 R पॉइंट पे। और जब हम Q एंड R को जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से हमारी PCC आ जाएगी, प्राइस कंजप्शन कर्व। जो प्राइसेस में चेंज होने से जो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में चेंजेस आते हैं उसे हम PCC कहते हैं। अब देखिए कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई जब एक्स का प्राइस कम हो गया, तो हम इसी बढ़ी हुई रियल इनकम को उससे छीन लेंगे और उसको वापस से सेम इंडिफरेंस कर्व पे लेके आ जाएंगे। तो हमने क्या करा, जो ये PL2 है इसी के पैरेलल एक और लाइन हमने ड्रॉ कर दी विच इज़ AB, और हम उसे सेम इंडिफरेंस कर्व जो IC1 है उसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इसी को टच करते हुए ये बन गई हमारी AB। तो जब हम R पॉइंट और S पॉइंट को जो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से हमारी आ जाएगी ICC इनकम कंजप्शन कर्व। जब हम कंज्यूमर की रियल इनकम को छीन के उसको वापस से इनिशियल सेटिस्फेक्शन लेवल पे ले आते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लेके आ गए। Q से लेके R तक तो हो गया हमारा प्राइस इफेक्ट, और S से लेके R तक हो गया हमारा इनकम इफेक्ट जब हमने उसकी इनकम को उससे छीन लिया। और Q से S के बीच गए, इसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब हमने पहले कंज्यूमर Q पे था, इनिशियल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम हमारा Q पे था, और जब रियल इनकम छीन के उसको हम S पे ले आ गए तो Q और S के बीच को बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट जो होता है इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो नेगेटिव है एंड इंक्रीजिंग है, वेयरएज जो हमारा इनकम इफेक्ट है वो हमारा नेगेटिव है एंड इंक्रीजिंग है। ये जो मैंने एरोज ड्रॉ करे हैं मतलब ये नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव है,
क्योंकि जब प्राइस कम हुआ तो हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हुई है इसमें। देखो पहले Q क्वांटिटी थी, मतलब M क्वांटिटी थी, K क्वांटिटी हो गई। और जो स्लर्स्की का मेथड था उसमें सिर्फ उन्होंने 2 आइसेस का यूज़ किया है। जैसे हमने कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम में 1 आईसी का यूज़ करा है, उन्होंने 2 आईसीज का यूज़ करा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसमें कंज्यूमर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में आ जाता है क्योंकि वो हायर इंडिफरेंस कर्व में चला जाता है। बस ये डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। कॉस्ट डिफरेंस मेथड। अब ये क्रोनोलॉजी देख लीजिए कि सबसे पहले मार्शल आए थे 1890 में, उन्होंने अपना लॉ ऑफ डिमांड दिया था। उसके बाद हिक्स आए, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फिर उसके बाद स्लस्की आए, उन्होंने अपना कॉस्ट डिफरेंस मेथड दिया। उसके बाद सैमुएल्सन आए विद रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इन 1938। फिर उसके बाद हिक्स आए अपनी लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ डिमांड इन 1956 में। और हिक्स की 2 बुक्स और भी हैं। पहली का नाम है रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी और दूसरी बुक है वैल्यू एंड कैपिटल। ये वैल्यू एंड कैपिटल 1939 में आई थी। और जो ये 1938 में सैमुएल्सन की थ्योरी आई थी, मैंने पीछे 1939 लिखा है, उसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना, इट्स 1938। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। और जो टॉपिक्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और रिस्क एंड अनसर्टिनिटी, उसकी वीडियो मैं वेंसडे को अपलोड करूँगी। कल तक मैं प्रोडक्शन वाली अपलोड कर दूँ, शायद कल या परसों को। प्रोडक्शन में कॉस्ट थ्योरी भी उसी में कंप्लीट हो जाएगी। पूरा का पूरा उसकी लंबी वीडियो होगी, शायद 1-1.5 घंटे की। और उसके बाद मैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊँगी शायद, पर कल प्रोडक्शन की वीडियो आ जाएगी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।